नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी की महाराष्ट्र का अहम दौरा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की ली शपथ। उत्तराखंड में अगले साल होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की। 11 नगर निगमों में वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए एनसीईआरटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। छात्रों को परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को मिलेगा समाधान। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की तैयारी जोरों पर। 12 दिसंबर से शुरू होगा आयोजन। 54 देश के डेलीगेट्स होंगे शामिल। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होंगे नेशनल गेम्स। भारतीय ओलंपिक संघ ने खेल विभाग को पत्र भेजा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जताया आभार। और ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत देहरादून में सचिवालय कूच किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% तक घटी है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत सचिवालय का कूच किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं। पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमने नशा लेने के लिए रोजगार देगी, नौकरी देगी, बनाई। आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सबसे निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की। जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम है। जहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मित्र के कोर्ट में 3,000 करोड़ की शराब नशा पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड के गांव कस्बों में नशा पहुंच गया है। वहीं माकम सिंह जैसे लोग पैदा बीजेपी ने किए। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, TET के पेपर लीक, और दूसरी तरफ अगर आते हुए कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का रास्ता भी बंद कर दिया, अग्निवीर योजना लगे, SSB के सिविल वर्दी को खत्म कर दिया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिससे रोजगार खत्म हुआ है, इसीलिए आंदोलन हमने किया। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है और जब राज्य बना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने वायदे के अनुसार उत्तराखंड राज्य का गठन किया और राज्य गठन के पश्चात जो पहली सरकार बनी वो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ की बुनियाद रखी है, किस तरह से यहाँ का जो है विकास की एक रोड मैप तय किया है, तो कांग्रेस अगर नशा बढ़ रहा है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था, वहाँ श्रद्धेय YS परमार जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहाँ की विकास की भूमिका को स्थापित किया था, तय किया था। तो इसी तरह से जब
कोई नवोदित राज्य बनता है तो उसमें शुरू में क्या दिशा रहती है, क्या उसके लिए रोड मैप तय होता है विकास के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और शुरू के 5 साल उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को दिए और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्देशन में राज्य ने आगे बढ़ा है। तो जो जो उन्होंने दिशा तय की उसका उनका भी पूरी भूमिका है। वहीं एक ओर जहां विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी बवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है जो रिटायर्ड होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह गा के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन कर रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ भी देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं, इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो है वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। इसका मतलब सरकार जो है मुंह की खा चुकी है और जीएसटी की तरह अब अग्निवीर योजना में भी संशोधन पर संशोधन होते रहेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो नीतियां बना रही हैं वो फुल प्रूफ नहीं हो रही हैं, उनमें ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, होमवर्क नहीं किया जा रहा है। पहले उसको जनता पर लागू कर दिया जा रहा है और प्रयोगशाला जनता को बना लिया है। अब अग्निवीर में उनको खुद ही लूप होल्स नजर आने लगे और उनके खुद समझ में आने लगा कि अग्निवीर योजना के चलते युवाओं में खासा आक्रोश पनप रहा है और अब वो आरक्षण की बात करने लगे हैं। तो किस किस को आरक्षण इस देश के अंदर मिलेगा? पहले आप जो है जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां वहां उनको सरकारी नौकरियों का वादा करके आ गए हैं। तो अगर सरकारी नौकरी देनी ही है अग्निवीरों को, हरियाणा चुनाव में आपने वही वादा किया, दूसरे जो सैन्य प्रधान प्रदेश हैं वहां आपने कहा कि अग्निवीर जैसे ही सेना की नौकरी पूरी करके आएंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी यदि देनी है तो उनको फुल टर्म फौज में दे दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ अब दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी होती जा रही है। अगर आरक्षण मिल रहा है तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को? एक तरफ तो कांग्रेस आरक्षण के लिए पूरे देश में बिगुल बजा रही है, दूसरी तरफ आरक्षण दे रहे हैं तो उससे परेशानियां हो रही है। तो इतना पेट में क्यों दर्द है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले तो कोई गलत बात नहीं है। अगर कांग्रेस इस प्रकार की अपने गलत बयानबाजी से, गलत शब्दों से अगर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और प्रदेश के अंदर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को घर घर तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को हर वो सुविधा देने की कोशिश कर रही है जिसका उनको पूरा अधिकार है और इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। सरकार भली भांति अच्छी प्रकार से काम कर रही है और इतिहास रचने का काम हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब अग्निवीर की बात हो रही थी हम इसका भी विरोध कर रहे थे। अग्निवीर की जो व्यवस्था है सरकार की, ये तो केंद्र सरकार की ये व्यवस्था बिल्कुल गलत थी। लेकिन जब एक बार कुछ न कुछ जहां बेरोजगारी बढ़ रही थी, जहां कुछ न कुछ उनको रोजगार मिल रहा था, वहां पर ये मान के चलें कि भैया रोजगार चलो 3-4 साल के लिए तो सही। लेकिन अब जब उनको आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है तो एक तरफ तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि बेरोजगारी के जो मिड लाइफ में वो बाहर घर आता है तो उसको रोजगार की अवस्था तो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कुछ न कुछ काम करके आगे आया उसके बाद सरकार ने थोड़ा बहुत उसको फिर पुनर्जीव का निभाने के लिए पैसा भी दे दिया। ऐसी स्थिति में जो हमारे बिल्कुल युवा जो पीछे लाइन में खड़े हैं उनका जो उनके भविष्य पर खिलवाड़ के उनके भविष्य के तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए कि उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास बेरोजगारी घटाने के बजाय और भी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना इसमें आ रही है। एक तरफ ये युवा है जो आर्मी से 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आया हुआ है, एक तरफ वो युवा है जो जिंदगी के फिर अपने करियर को शुरू करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
हालांकि सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अग्निवीरों और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार कितनों को आरक्षण का लाभ देगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में करीब 300 धर्मशालाओं को नया रूप देने का काम शुरू हो चुका है। 20वीं सदी के शुरू में एक धनी महिला ने बनवाए थे ये सभी धर्मशालाएं, जिसको राज्य पर्यटन विभाग डेवलप करेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धारचूला से हल्द्वानी तक करीब 300 पुरानी धर्मशालाएं हैं। माना जाता है कि इन्हें 20वीं सदी के शुरू में जसुली देवी नाम की एक धनी महिला ने बनवाया था। राज्य पर्यटन विभाग अब इन धर्मशालाओं को संग्रहालयों या कैफे में बदलने में जुटा है। नैनीताल जिले के अल्मोड़ा रोड पर ऐसी ही एक धर्मशाला पर काम चल रहा है। एक धर्मशाला छीनापानी क्षेत्र में है, जिसको पर्यटन विभाग ने डेवलप किया है। कुल अराउंड 196 लाख का प्रोजेक्ट था, जिसमें उसको डेवलप किया गया है। म्यूजियम को रिनोवेट करने के अब म्यूजियम की तरह उसको चलाने की कवायद है। साथ ही साथ उसमें एक कैफेटेरिया टाइप का और एंगलिंग सेंटर, इन तीनों चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करने का है। तो अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो है हमें अनुमति भी प्राप्त हुई है कि इसको हम समिति के माध्यम से संचालित करें। सामाजिक कार्यकर्ता इस पहल की तारीफ कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे यहाँ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और लोगों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर एक महिला जसुली देवी सौत्याण के नाम से थी, जो है जिनके पास अथाह दौलत थी, और उन्होंने इस अपनी धन संपत्ति का उपयोग धर्मशालाएं बनाने के रूप में किया। और चंपावत, धारचूला से लेकर के हल्द्वानी तक उन्होंने विभिन्न धर्मशालाओं का निर्माण किया। आज जो है उत्तराखंड की सरकार इन धर्मशालाओं को जो है का सौंदर्यीकरण कर रही है, और सौंदर्यीकरण करके इनको जो है पर्यटन के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। धर्मशालाओं की परंपरा पूरे भारत में है। धर्मशालाओं में यात्रियों, खासकर तीर्थ यात्रियों को मुफ्त या किफायती कमरे और खाना देने की सुविधा होती है। रुक करेंगे अगली खबर का खबर मंगलौर से, जहां एक सप्ताह से अधिक समय से गायब नाबालिग किशोरी की बरामदगी को लेकर परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी विगत 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल खत्म होने के बाद किशोरी घर वापस नहीं लौटी। अभी तक पुलिस ने किशोरी की तलाश नहीं की है और पुलिस किशोरी को नहर में डूबकर आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है। वहीं सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई नाबालिग किशोरी नसीरपुर कला के पास गंग नहर में डूब रही है। पुलिस ने काफ़ी तलाश की है, लेकिन नाबालिग किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बाद पता चला है कि नहर में डूबने वाली किशोरी नसीरपुर गांव की है, जिसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी जाँच पड़ताल शुरू की है। हमारे का एक परिवार रहता है जो कि बहुत गरीब परिवार है। न जाने कैसे कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रहा है। उनकी 2 बेटियां और वो स्कूल जाती हैं, डेली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो ये कह करके अपनी बड़ी बहन को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, ये कह के घर स्कूल के आधे रास्ते से वापस आती है। और जब बड़े वाली बेटी वापस घर आई तो वो घर नहीं मिली उसे। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया, तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसुआ और एक अन्य नदी में भारी मशीनों के द्वारा खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने खनन पर लगे भारी मशीनों पर रोक लगाते हुए खनन कार्य में मैन्युअली करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
जो जनहित याचिका हमने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर डाली थी, ये हमने देहरादून में डोईवाला स्थित सुसवा सोन रिवर है, 2 नदियों के संदर्भ में डाली थी। और हमारा इसमें पहला मैंडेमस की हमने इसमें प्रेयर की थी। और हमारी पहली प्रेयर ये थी कि जो हैवी मशीन्स हैं, जो भारी हैवी मशीन्स होती हैं, क्रेन वगैरह, और जिससे खनन किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। और दूसरा ये कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए, और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम पीसी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जरूर बजट के ऊपर आता है, तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। सदानंद खोपकर। 2014 पूर्वीचं जे महाराष्ट्र आपण पाहिला होता, 2014 नंतरचा 2024 10 वर्षाचा काळ म्हणजे तसा फार मोठा काळ गेलेला आहे। या 2024 नंतरच्या महाराष्ट्राकडे आपण कसं पाहता? मला असं वाटतं की महाराष्ट्र वेगाने प्रगतीच करतो आहे, मात्र राजकीय संस्कृती जी महाराष्ट्रातली आहे त्याच्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज ही सर्व पक्षांना आहे। महाराष्ट्रातलं जे राजकीय वातावरण होतं ते आपल्याला योग्य कसं करता येईल याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे। मी शपथविधीच्या निमित्ताने माननीय पवार साहेब असतील, माननीय उद्धवजी ठाकरे असतील, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी असतील, माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब असतील, किंवा सन्माननीय राज ठाकरे साहेब असतील, अशा सगळ्या प्रमुख लोकांना त्या ठिकाणी स्वतः फोन करून त्यांना निमंत्रण दिलं। त्यातल्या प्रत्येकाने माझं अभिनंदन केलं, मला शुभेच्छा दिल्या। काही व्यक्तिगत कारणाने ती लोक येऊ शकले नाहीत, पण त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। मला असं वाटतं की जो राजकीय संवाद महाराष्ट्रामध्ये आणि इतर राज्यांमध्ये आणि विशेषतः दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये जे काही अंतर आहे ते हेच अंतर आहे की महाराष्ट्रात राजकीय संवाद हा कधी संपला नाही। आपण अनेक राज्यांमध्ये असं बघतो की 2 पक्षांमध्ये किंवा 2 नेत्यांमध्ये इतका विसंवाद असतो की हिंदीमध्ये ज्याला खून के प्यासे म्हणतो अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। ती महाराष्ट्रात नव्हती, आजही नाही आणि ती पुढेही राहू नये हा माझा प्रयत्न असेल। याला जोडून एक तर तुम्ही राहाल नाही तर मी असं म्हणणाऱ्यांना काय उत्तर द्याल? मी त्याच वेळेस सांगितलं होतं की राजकारणात सगळेच राहतात, तेही राहतील, मी राहीन, आम्ही सगळेच राहतो। संजय बापट, संजय बापट, 1 मिनिट, संजय बापट, संजू 1 मिनिट, संजू, संजय बापट, संजू 1 मिनिट, संजय बापट। पायाभूत सुविधा आवडता विषय असतो। मी बांधकामाने समृद्धी महामार्ग पूर्ण केला, त्याच्यानंतर ह्या टर्ममध्ये सुरुवात केली की शक्तीपीठ महामार्ग। निवडणुकीच्या वेळी त्याचा शक्तीपीठ महामार्गाच्या संदर्भात सांगली जिल्ह्यापर्यंत त्याला पूर्ण समर्थन आहे। आमच्याकडे येऊन सांगतात की तुम्ही भूसंपादन करा। सांगली जिल्ह्यातल्या काही भागात त्याला समर्थन आहे, पण कोल्हापूर जिल्हा जिथे सुरू होतो तिथे मात्र त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे। आणि आम्ही ज्यावेळी समृद्धी महामार्ग केला त्यावेळी आम्ही विरोध पत्करून नाही केला, लोकांना समजावून केला। त्यामुळे आमचा यात प्रयत्न असा असेल की ज्या भागापर्यंत विरोध नाही तिथपर्यंतची अलाइनमेंट आता फायनल करायची आणि पुढची अलाइनमेंट जी आहे ती आपल्याला सगळ्यांची चर्चा करून काही पर्यायी अलाइनमेंट काढता येते का याचा विचार आपण करू। कारण शेतकऱ्यांना नाराज करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेऊन विकास करण्याची मानसिकता आपली नाही आहे। त्यामुळे काही पर्यायी रस्ते तयार करता येतील किंवा त्याला एक्झिस्टिंग जो काही हायवे आहे त्याला कोल्हापूरच्या आधी कुठे जोडता येईल का, किंवा अजून काही एखादा आपल्याला फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून काही निर्णय करता येईल का, असं
अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए कब्जा लेने की प्रक्रिया को नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें, गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लाल दंत पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। साथ ही उस भूमि को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया। मौके पर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और तहसीलदार सचिन कुमार मौजूद रहे। नगर निगम और राजस्व विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसमें हम लोग सरकारी ज़मीनों को खाली करा रहे हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इस ज़मीनों को शहर की समस्याओं को हल करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, डेडिकेटेड मार्केट क्रिएट करना, वेंडिंग जोन क्रिएट करना, नगर निगम की आय वृद्धि करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, इसके ऊपर इनका प्रयोग किया जाएगा। आज इसको कब्जे में लिया जा रहा है और जल्द ही इसका हम डिज़ाइन तैयार कराएंगे आर्किटेक्ट से। और इसके बाद इसमें क्या सबसे बेहतर इस लोकेशन के हिसाब से हो सकता है जिसमें नगर निगम की आय भी हो और आम जनमानस को सुविधा भी हो।